नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की मुलाकात को शुरू करते हैं देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता के एपिसोड नंबर 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। बयान 7। अब सवेरा होने ही वाला था। महल में लौंडियों की आंखें खुली तो महारानी को ना देखकर घबरा गई। इधर उधर देखा, कहीं नहीं। आखिर खूब गुल्लशोर मचा। चारों तरफ खोज होने लगी, पर कहीं पता नहीं लगा। यह खबर बाहर तक फैल गई। सभी को फिक्र पैदा हुई। महाराज शिवदत्त सिंह लड़ाई से भागे हुए 10-15 सवारों के साथ चुनारगढ़ पहुंचे। किले के अंदर घुसते ही मालूम हुआ कि महल में से तो महारानी गायब हो गई हैं। सुनते ही जान सूख गई। दोहरी चपेट पड़ी। धड़धड़ाते हुए महल में चले गए। देखा कि कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ से रोने की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त महाराज शिवदत्त की अजब हालत थी। होशो हवास ठिकाने नहीं थे। लड़ाई से भागकर थोड़ी दूर पर फौज को तो छोड़ दिया था, और अब अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर आप चुनारगढ़ चले आए थे। यहाँ ये कैफियत देखी। आखिर उदास होकर महारानी के बिस्तर के पास आए और बैठकर रोने लगे। तकिए के नीचे से एक कागज का कोना निकला हुआ दिखाई पड़ा, जिसे महाराज ने खोला। देखा, कुछ लिखा है। यह कागज वही था जिसे तेज सिंह ने लिख कर रख दिया था। अब इस पुर्जे को देख महाराज कई तरह की बातें सोचने लगे। एक तो महारानी का लिखा नहीं मालूम होता है। उनके अक्षर इतने साफ नहीं हैं। फिर किसने लिख कर रख दिया? अगर रानी का ही लिखा है तो उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि चंद्रकांता फलानी जगह छिपाई गई है? अब क्या किया जाए? कोई अय्यार भी नहीं जिसको पता लगाने के लिए भेजा जाए। अगर किसी दूसरे को वहां भेजूं जहां चंद्रकांता कैद है तो बिल्कुल भंडा फूट जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें देर तक महाराज सोचते रहे। आखिर जी में यही आया कि चाहे जो हो, मगर एक दफा जरूर उस जगह जाकर देखना चाहिए जहां चंद्रकांता कैद है। कोई हर्ज नहीं अगर हम अकेले जाकर देखें, मगर दिन में नहीं, शाम को जाएं तो चले। ये सोचकर बाहर आए और अपने दीवान खाने में भूखे प्यासे चुपचाप बैठे रहे। किसी से कुछ नहीं कहा, मगर बिना हुक्म महाराज के बहुत से आदमी महारानी का पता लगाने जा चुके थे। शाम होने लगी। महाराज ने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार हो अकेले ही किले के बाहर निकले और पूरब की तरफ रवाना हुए। अब बिल्कुल शाम बल्कि रात हो गई। तेज सिंह, जो किले के दरवाजे के पास ही छिपे हुए थे, महाराज शिवदत्त को अकेले घोड़े पर जाते देख साथ हो लिए। 3 कोस तक पीछे पीछे तेजी के साथ चले गए, मगर महाराज को नहीं मालूम हुआ कि साथ साथ कोई छिपा हुआ आ रहा है। अब महाराज ने अपने घोड़े को एक नाले में चलाया जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। जैसे जैसे आगे जाते थे नाला गहरा मिलता जाता था और दोनों तरफ के पत्थर के करारे ऊंचे होते जाते थे। दोनों तरफ बड़ा भारी डरावना जंगल तथा बड़े बड़े साखू तथा आसन के पेड़ थे। खूनी जानवरों की आवाजें कान में पड़ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, करारे ऊंचे और नाले के किनारे वाले पेड़ आपस में ऊपर से मिलते जाते थे। इसी तरह से लगभग 1 कोस चले गए। अब नाले में चंद्रमा की चांदनी बिल्कुल नहीं मालूम होती, क्योंकि दोनों तरफ से दरख्त आपस में बिल्कुल मिल गए थे। अब वह नाला नहीं मालूम होता, बल्कि कोई सुरंग मालूम होती है। महाराज का घोड़ा पथरीली जमीन और अंधेरा होने के सबब धीरे धीरे जाने लगा। तेज सिंह बढ़कर महाराज के और पास हो गए। एकाएक कुछ दूर पर एक छोटी सी रोशनी नजर पड़ी, जिसे तेज सिंह ने समझा कि शायद ये रास्ता यहीं तक आने का है, और यही ठीक भी निकला। जब रोशनी के पास पहुंचे, देखा कि एक छोटी सी गुफा है, जिसके बाहर दोनों तरफ लंबे लंबे ताकतवर सिपाही नंगी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे हैं, जो 20 के लगभग होंगे। भीतर भी साफ दिखाई देता था कि 2 औरतें पत्थरों पर ढासना लगाए बैठी हैं। तेज सिंह ने पहचान तो लिया कि दोनों चंद्रकांता और चपला हैं, मगर सूरत साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। महाराज को देखकर सिपाहियों ने पहचाना और एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। महाराज घोड़े पर से उतरे। सिपाहियों ने 2 मशाल जलाए, जिनकी रोशनी में तेज सिंह को अब साफ चंद्रकांता और चपला की सूरत दिखाई देने लगी। चंद्रकांता का मुंह पीला हो रहा था, सिर के बाल खुले हुए थे और सिर फटा हुआ था। मिट्टी में सनी हुई बदहवास एक पत्थर से लगी पड़ी थी, और चपला बगल में एक पत्थर के सहारे उठती हुई चंद्रकांता के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। सामने खाने की चीजें रखी थी, जिनको देखने से मालूम होता था कि किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। इन दोनों की सूरत से नाउमीदी बरस रही थी, जिसे देखते ही तेज सिंह की आंखों में से आंसू निकल पड़े। महाराज ने आते ही इधर उधर देखा। जहां चंद्रकांता बैठी थी वहां भी चारों तरफ देखा, मगर कुछ मतलब नहीं निकला, क्योंकि वह तो रानी को खोजने आए थे, उस पुर्जे पर जो रानी के बिस्तर पर पाया था। महाराज को बड़ी उम्मीद थी, मगर कुछ नहीं हुआ। किसी से कुछ पूछा भी नहीं।
चंद्रकांता की तरफ भी अच्छी तरह नहीं देखा और लौटकर घोड़े पर सवार हो पीछे घूम गए। सिपाहियों को महाराज के इस तरफ आकर फिर जाने से ताज्जुब हुआ, मगर पूछता कौन? मजाल किसकी थी? तेज सिंह ने जब महाराज को फिरते देखा तो चाहा कि वहीं बगल में छिपे रहे, मगर छिप न सके क्योंकि नाला तंग था और ऊपर चढ़ जाने को भी कोई जगह नहीं थी। लाचार नाले के बाहर होना ही पड़ा। तेजी के साथ महाराज के पहले नाले के बाहर हो गए और किनारे में छिप गए। महाराज वहां से निकलकर शहर की तरफ रवाना हुए। अब तेज सिंह सोचने लगे कि यहाँ मैं अकेले चंद्रकांता को कैसे छुड़ा सकूंगा। लड़ने का मौका नहीं, करूं तो क्या करूं? अगर महाराज की सूरत बन जाऊं और कोई तरकीब करूं तो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि महाराज अभी यहाँ से लौटे हैं। दूसरी कोई तरकीब करूं और काम ना चले, बैरू को मालूम हो जाए, तो फिर यहाँ से चंद्रकांता दूसरी जगह छिपा दी जाएगी, तब और भी मुश्किल होगा। इससे यही ठीक है कि कुमार के पास लौट चलूं और वहां से कुछ आदमियों को लाऊं, क्योंकि इस नाले में अकेले जाकर इन लोगों का मुकाबला करना ठीक नहीं है। यही सब कुछ सोचते सोचते तेज सिंह विजय की तरफ चले। रात भर चले। दूसरे दिन दोपहर को वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। कुमार ने तेज सिंह को गले लगाया और बेताबी के साथ पूछा, क्यों, कुछ पता चला? जवाब में हाँ सुनकर कुमार बहुत खुश हुए और सभी को विदा किया। केवल कुमार, देवी सिंह, फतेह सिंह, सेनापति और तेज सिंह रह गए। कुमार ने खुलासा हाल पूछा। तेज सिंह ने सब हाल कह सुनाया और बोले, अगर किसी दूसरे को छुड़ाना होता या किसी गैर को पकड़ना होता तो मैं अपनी चालाकी कर गुजरता। अगर काम बिगड़ जाता तो भाग निकलता, मगर मामला चंद्रकांता है जो बहुत सुकुमार है। ना तो मैं अपने हाथ से उसकी गठरी बांध सकता हूँ और ना किसी तरह भी तकलीफ देना चाहता हूँ। होना ऐसा चाहिए कि बार खाली ना जाए। मैं सिर्फ देवी सिंह को लेने आया हूँ और अभी लौट जाऊंगा। मुझे मालूम हो गया है कि आपने महाराज शिवदत्त पर फतेह पाई है। अभी कोई हर्ज भी देवी सिंह के बिना आपका नहीं होगा। कुमार ने कहा, देवी सिंह भी चलें और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं है और फिर फतेह सिंह है ही और कोई हर्ज भी नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छी बात है, तब आप भी चलिए। यह सुनकर कुमार उसी वक्त तैयार हो गए और फतेह सिंह को बहुत सी बातें समझा बुझाकर शाम होते होते वहां से रवाना हुए। कुमार घोड़े पर, तेज सिंह और देवी सिंह पैदल कदम चलते गए। रास्ते में कुमार ने शिवदत्त सिंह पर फतेह पाने का पूरा हाल कहा और उन सवारों का हाल भी कहा जो मुंह पर नकाब डाले हुए आए थे और जिन्होंने बड़े वक्त पर मदद की थी। उनका हाल सुनकर तेज सिंह भी हैरान हुए, मगर कुछ ख्याल में नहीं आया कि वे नकाबपोश कौन थे। यही सब सोचते जा रहे थे। रात चांदनी थी, रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। कुल 4 कोस के लगभग गए होंगे कि रास्ते में पंडित बद्रीनाथ अकेले दिखाई पड़े और उन्होंने भी कुमार को देखकर पास आकर सलाम किया। कुमार ने सलाम का जवाब हंसकर दिया। देवी सिंह ने कहा, अजी बद्रीनाथ जी, आप क्या इस डरपोक, गीदड़, दगाबाज और चोर का संग किए हैं? हमारे दरबार में आइए, देखिए हमारा सरदार क्या शेरदिल और इंसाफ पसंद है। बद्रीनाथ ने कहा, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है और एक दिन ऐसा ही होगा, मगर जब तक महाराज शिवदत्त से मामला तय नहीं होता मैं कब आपके साथ हो सकता हूँ, और अगर हो भी जाऊं तो आप लोग कब मुझ पर विश्वास करेंगे? आखिर मैं भी अय्यार हूँ। इतना कहकर और कुमार को सलाम कर जल्दी दूसरा रास्ता पकड़कर एक घने जंगल में जा नजर से गायब हो गए। तेज सिंह ने कुमार से कहा, रास्ते में बद्रीनाथ का मिलना ठीक नहीं हुआ। अब वह जरूर इस बात की खोज में होगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं। देवी सिंह ने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह शगुन खराब हुआ है। यह सुनकर कुमार का कलेजा धड़कने लगा। बोले, फिर अब क्या किया जाए? तेज सिंह ने कहा, इस वक्त और कोई तरकीब तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, एक बात है कि हम लोग जंगल का रास्ता छोड़ मैदान मैदान चले। ऐसा करने से पीछे का आदमी आता हुआ मालूम होगा। कुमार ने कहा, अच्छा, तुम आगे चलो। अब वे तीनों जंगल छोड़ मैदान के लिए हो लिए। पीछे फिर फिर के देखते जाते थे, मगर कोई आता हुआ मालूम नहीं पड़ा। रात भर बेखटके चलते गए। जब दिन निकला, एक नाले के किनारे तीनों आदमियों ने बैठ जरूरी कामों से छुट्टी पास स्नान संध्या पूजा किया और फिर रवाना हुए। पहर दिन चढ़ते चढ़ते एक बड़े जंगल में ये लोग पहुंचे, जहां से वह नाला जिसमें चंद्रकांत और चपला थी 2 कोस बाकी था। तेज सिंह ने कहा, दिन इसी जंगल में बिताना चाहिए, शाम हो जाए तो वहां चले, क्योंकि काम रात ही में ठीक होगा। ये कहकर एक बहुत बड़े सलई के पेड़ तले डेरा जमाया। कुमार के वास्ते जीन पोश बिछा दिया, घोड़े की नाल गले में लंबी रस्सी डालकर पेड़ से बांधा और चरने के लिए छोड़ दिया। दिन भर बातचीत और तरकीब सोचने में गुजर गया। सूरज अस्त होने पर ये लोग वहां से रवाना हुए। थोड़ी ही देर में उस नाले के पास जा पहुंचे। पहले दूर ही खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा। जब किसी की आहट नहीं मिली तब नाले में घुसे।
कुमार इस नाले को देख बहुत हैरान हुए और बोले, अजब भयानक नाला है। धीरे धीरे आगे बढ़े। जब नाले के आखिर में पहुंचे, जहां पहले दिन तेज सिंह ने चिराग जलते देखा था, तो वहां अंधेरा पाया। तेज सिंह का माथा ठनका कि ये क्या मामला है। आखिर उस कोठरी के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें कुमारी और चपला थी। देखा कि कई आदमी जमीन पर पड़े हैं। अब तो तेज सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकालकर रोशनी की, जिससे साफ मालूम हुआ कि जितने पहरे वाले पहले दिन देखे थे सब जख्मी हो मरे पड़े हैं। अंदर घुसे, कुमारी और चपला का पता नहीं। हाँ, दोनों के गहने सब टूटे फूटे पड़े थे और चारों तरफ खून जमा हुआ था। कुमार से नहीं रहा गया, एकदम हाय कहकर गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। तेज सिंह समझाने लगे कि आप इतने बेताब क्यों हो गए हैं। जिस ईश्वर ने यहाँ तक हमें पहुंचाया है वही फिर उस जगह पहुंचाएंगे जहां कुमारी है। कुमार ने कहा, भाई, अब मैं चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गया हूँ। जरूर वह परलोक चली गई है। तेज सिंह ने कहा, कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो इन्हीं लोगों में वह भी पड़ी होती। देवी सिंह बोले, कहीं बद्रीनाथ की चालाकी तो नहीं भाई ये? उन्होंने जवाब दिया, ये बात भी जी में नहीं बैठती। भला अगर हम सब ये भी समझ लें कि बद्रीनाथ की चालाकी हुई, तो इन प्यादों को मारने वाला कौन था? अजब मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कोई हर्ज नहीं, वह भी मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। कुंवर वीरेंद्र सिंह की इस वक्त कैसी हालत थी उसका ना कहना ही ठीक है। बहुत समझा बुझाकर वहां से कुमार को उठाया और नाले के बाहर लाए। देवी सिंह ने कहा, भला वहां तो चलो जहां तुमने शिवदत्त की रानी को रखा है। तेज सिंह बोले, चलिए। तीनों वहां गए। देखा कि महारानी कलावती भी वहां नहीं है और भी तबीयत परेशान हुई। आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी। तीनों आदमी बैठे सोच रहे थे कि ये क्या मामला हो गया। यकायक देवी सिंह बोले, गुरुजी, मुझे एक तरकीब सूझी है जिसके करने से ये पता चल जाएगा कि क्या मामला है। आप ठहरिए, इसी जगह आराम कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। अगर बन पड़ेगा तो ठीक पता लगाने का सबूत भी लेता आऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जाओ तुम ही कोई तारीफ का काम करो, हम दोनों इसी जंगल में रहते हैं। देवी सिंह एक देहाती पंडित की सूरत बनाकर रवाना हुए। वहां से चुनारगढ़ करीब ही था। थोड़ी देर में जा पहुंचे। दूर से देखा कि एक सिपाही टहलता हुआ पहरा दे रहा है। एक शीशी हाथ में लेकर उसके पास गए और एक अशर्फी दिखाकर देहाती बोली में बोले, इस अशर्फी को आप लीजिए और इस इत्र को पहचान दीजिए कि किस चीज का है। हम देहात के रहने वाले हैं। वहां एक गंधी गया और उसने ये इत्र दिखाकर हमसे कहा कि अगर इसको पहचान दो तो हम 5 अशर्फी तुमको देंगे। सो हम देहाती आदमी क्या जाने किस चीज का इत्र है, इसलिए रातों रात यहाँ चले आए। परमेश्वर ने आपसे मिला दिया। आप राज दरबार के रहने वाले ठहरे, बहुत इत्र देखा होगा। इसको पहचान के बता दीजिए तो हम इसी समय लौटकर गांव पहुंच जाएं। सवेरे ही जवाब देना, उस गंधी से वादा है। देवी सिंह की बात सुन और पास ही की दुकान के दरवाजे पर जलते हुए चिराग की रोशनी में अशर्फी को देख खुश हुए सिपाही दिल में सोचने लगा कि अजब बेवकूफ आदमी से पाला पड़ा है। मुफ्त की अशर्फी मिलती है तो ले लो, जो कुछ भी जी में आए बता दो। क्या कल मुझसे अशर्फी फिरने आएगा? ये सोच अशर्फी तो अपने खलीते में रख ली और कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, हम बता देते हैं। उस शीशी का मुंह खोलकर उसे सूंघा। बस, फिर क्या था, सूंघते ही जमीन पर लेट गया। दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रही। बेहोश होने पर देवी सिंह उस सिपाही की गठरी बांध तेज सिंह के पास ले आए और कहा कि यह किले का पहरा देने वाला है, पहले इससे पूछ लेना चाहिए। अगर काम नहीं चलेगा तो फिर दूसरी तरकीब की जाएगी। ये कहकर उस सिपाही को होश में लाया गया। वह हैरान हो गया कि एकाएक यहाँ कैसे पहुंच गया। देवी सिंह को उसी देहाती पंडित की सूरत में सामने खड़े देखा। दूसरी ओर 2 बहादुर और दिखाई दिए। कुछ कहना ही चाहता था तो देवी सिंह ने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारी महारानी कहाँ है, बताओ जल्दी। उस सिपाही ने हाथ पैर बंधे रहने पर भी कहा, तुम महारानी को पूछने वाले कौन हो, तुम्हें क्या मतलब? तेज सिंह ने उठकर एक लात मारी और कहा, बताता है कि मतलब पूछता है। अब तो उसने बेहर्ज कहना शुरू कर दिया कि महारानी कई दिनों से गायब हैं, कहीं पता नहीं लगता। महल में गुल गपाड़ा मचा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब पता लगाना कई रोज का काम हो गया है। आप अपने लश्कर में जाइए, मैं ढूंढने की फिक्र करता हूँ। कुमार ने कहा, अब मैं लश्कर में नहीं जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो भारी आफत होगी। शिवदत्त को एक खबर लगी तो फौरन लड़ाई शुरू कर देगा। महाराज जयसिंह ये हाल पाकर और भी घबरा जाएंगे। आपके पिता सुनते ही सूख जाएंगे। कुमार ने कहा, चाहे जो भी हो, अब चंद्रकांता ही नहीं है तो दुनिया में कुछ हो, मुझे क्या परवाह। तेज सिंह ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
आप धीरज नहीं छोड़िए, नहीं तो हम लोगों का भी दिल टूट जाएगा, फिर कुछ ना कर सकेंगे। आखिर कुमार ने कहा, अच्छा, कल भर हमको अपने साथ रहने दो। कल तक अगर पता नहीं लगा तो हम लश्कर में चले जाएंगे और फौज लेकर चुनारगढ़ पर चढ़ जाएंगे। हम लड़ाई शुरू कर देंगे, तुम चंद्रकांता की खोज करना। तेज सिंह ने कहा, अच्छा, यही सही। ये सब बातें इस तौर पर हुई थीं कि उस सिपाही को कुछ भी नहीं मालूम हुआ जिसको देवी सिंह पकड़ लाए थे। तेज सिंह ने उस सिपाही को एक पेड़ के साथ कस के बांध दिया और देवी सिंह से कहा, अब तुम यहाँ कुमार के पास ठहरो, मैं जाता हूँ और जो कुछ हाल है पता लगाता हूँ। देवी सिंह ने कहा, अच्छा, जाइए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कई बातें पूछी और उस सिपाही का भेष बना किले की तरफ रवाना हुए। बयान 8। जिस जंगल में कुमार और देवी सिंह बैठे थे और उस सिपाही को पेड़ से बांधा था, वह बहुत ही घना था। वहां जल्दी किसी को पहुंच नहीं हो सकती थी। तेज सिंह के चले जाने पर कुमार और देवी सिंह एक साफ पत्थर की चट्टान पर बैठे बातें कर रहे थे। सवेरा होने ही वाला था कि पूरब की तरफ से किसी का फेंका हुआ एक छोटा सा पत्थर कुमार के पास आ गिरा। ये दोनों ताज्जुब से उस तरफ देखने लगे कि एक पत्थर कहाँ से आया, मगर किसी को लगा नहीं। देवी सिंह ने जोर से आवाज दी, कौन है जो छिपकर पत्थर मारता है? सामने क्यों नहीं आते? जवाब में आवाज आई, शेर की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जाता है। यह आवाज सुनकर कुमार को गुस्सा चढ़ाया। झट तलवार के कब्जे पर हाथ कर खड़े हो गए। देवी सिंह ने हाथ पकड़कर कहा, आप क्यों गुस्सा करते हैं? मैं अभी उस नालायक को पकड़ लाता हूँ। वह है क्या चीज? ये कहे देवी सिंह उस तरफ गए जिधर से आवाज आई थी। इनके आगे बढ़ते ही एक और पत्थर पहुंचा, जिसे देख देवी सिंह तेजी के साथ आगे बढ़ गए। एक आदमी दिखाई पड़ा, मगर घने पेड़ों में ज्यादा अंधेरा होने की वजह से उसकी सूरत नहीं नजर आई। वह देवी सिंह को अपनी तरफ आते देखकर एक और पत्थर मारकर भागा। देवी सिंह भी उसके पीछे दौड़े, मगर वह कई दफा इधर उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाकर उन्हीं घने पेड़ों में गायब हो गया। देवी सिंह भी इधर उधर खोजने लगे, यहाँ तक कि सवेरा हो गया। बल्कि दिन निकल आया, लेकिन साफ दिखाई देने पर भी कहीं उस आदमी का पता नहीं लगा। आखिर लाचार होकर देवी सिंह उस जगह फिर आए जिस जगह कुमार को छोड़ गए थे। देखा तो कुमार नहीं, इधर उधर देखा तो कहीं पता नहीं। उस सिपाही के पास आए जिसको पेड़ के साथ बांध दिया था, देखा तो वह भी नहीं। जी उड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसी चट्टान पर बैठे और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करें, किधर ढूंढें, कहाँ जाएं? अगर ढूंढते ढूंढते कहीं दूर निकल गए और इधर तेज सिंह आए और हमको नहीं देखा तो उनकी क्या दशा होगी? इन सब बातों को सोच देवी सिंह और थोड़ी देर इधर उधर देखभाल कर फिर उसी जगह चले आए और तेज सिंह की राह देखने लगे। बीच बीच में इस तरह कई दफा देवी सिंह ने उठ उठकर खोज की, मगर कुछ काम नहीं निकला। बयान 9। तेज सिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुंचे। कई सिपाहियों ने जो सवेरा हो जाने के सबब जाग उठे थे, तेज सिंह तरफ देखा और कहा, जयराम सिंह, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ पहरे में गड़बड़ पड़ गया। बद्रीनाथ जी अय्यार पहरे की जांच करने आए थे। तुम्हारे कहीं चले जाने का हाल सुनकर बहुत खफा हुए और तुम्हारा पता लगाने के लिए आप ही गए हैं, अभी तक नहीं आए। तुम्हारे सबब से हम लोगों की भी खिंचाई हुई। जयराम सिंह यानी कि तेज सिंह ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजत मालूम हुई, इस सबब से मैदान चला गया। वहां कई दस्त आए जिससे देर हो गई और फिर भी कुछ पेट में गड़बड़ मालूम होता है। भाई, जान है तो जहान है, चाहे कोई रंज हो या खुश, ये तो जरूरत है जो रोकी नहीं जाती। मैं फिर जाता हूँ और अभी आता हूँ। ये कह नकली जयराम सिंह तुरंत वहां से चलता बना। पहरे वालों से बातचीत करके तेज सिंह ने सुन लिया कि बद्रीनाथ यहाँ आए थे और उसकी खोज में गए हैं। इससे वे होशियार हो गए। सोचा कि अगर हम यहाँ होते, बद्रीनाथ लौट आएंगे तो जरूर पहचान जाएंगे। इससे यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। आखिर थोड़ी दूर जाकर एक भिखमंगे की सूरत बना सड़क किनारे बैठ गए और बद्रीनाथ के आने की राह देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि दूर से बद्रीनाथ आते दिखाई पड़े। पीछे पीछे पीठ पर गट्ठर लादे नाजिम था, जिसके पीछे वह सिपाही भी था जिसकी सूरत बना तेज सिंह आए थे। तेज सिंह इस ठाठ से बद्रीनाथ को आते देखकर चकरा गए। जी में सोचने लगे कि ढंग बुरे नजर आते हैं। इस सिपाही को जो पीछे पीछे चला आता है, मैं पेड़ के साथ बांध आया था। उसी जगह कुमार और देवी सिंह भी थे। बिना कोई उपद्रव मचाए इस सिपाही को ये लोग नहीं पा सकते थे। जरूर कुछ ना कुछ तो बखेड़ा हुआ है। जरूर उस गट्ठर में जो नाजिम की पीठ पर है कुमार होंगे या देवी सिंह। मगर इस वक्त बोलने का मौका नहीं, क्योंकि यहाँ सिवाय इन लोगों के हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ये सोचकर तेज सिंह चुपचाप उसी जगह बैठे रहे।
जब ये लोग गट्ठर किले के अंदर चले गए, तब उठकर उस तरफ का रास्ता लिया जहां कुमार और देवी सिंह को छोड़ आए थे। देवी सिंह उसी जगह पत्थर पर उदास बैठे कुछ सोच रहे थे कि तेज सिंह आ पहुंचे। देखते ही देवी सिंह दौड़कर पैरों में गिर पड़े और गुस्से भरी आवाज में बोले, गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ में पड़ गए। तेज सिंह पत्थर पर बैठ गए और बोले, खैर खुलासा हाल कहो, क्या हुआ? देवी सिंह ने जो कुछ बीता था सब हाल कह सुनाया। तेज सिंह ने कहा, देखो, आजकल हम लोगों का नसीब उल्टा चल पड़ा है। फिक्र चारों तरफ की ठहरी, मगर करें तो क्या करें। बेचारी चंद्रकांत और चपला न मालूम किस आफत में फंस गई, और उनकी क्या दशा होगी इसकी फिक्र तो थी ही, मगर कुमार का फंसना तो गजब हो गया। थोड़ी देर तक देवी सिंह और तेज सिंह बातचीत करते रहे। उसके बाद दोनों उठकर एक तरफ का रास्ता लेकर चल पड़े। बयान 10। चुनारगढ़ के किले के अंदर महाराज शिवदत्त के खास महल में एक कोठरी के अंदर, जिसमें लोहे के छड़दार किवाड़ लगे हुए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई, दरवाजे के सहारे उदास मुख वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। पहरे पर कई औरतें कमर में छुरा बांधे टहल रही हैं। कुमार धीरे धीरे भुनभुना रहे हैं, हाय, चंद्रकांता का पता लगा भी तो किसी काम का नहीं। भला पहले तो ये मालूम हो गया था कि शिवदत्त चुरा ले गया, मगर अब क्या कहा जाए। हाय चंद्रकांता, तू कहाँ है? मुझको बेड़ी और ये कैद कुछ तकलीफ नहीं देती, जैसे तेरा लापता हो जाना खटक रहा है। हाय, अगर मुझको इस बात का यकीन हो जाए कि तू सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास पहुंच गई है, तो इसी कैद में भूखे प्यासे मर जाना मेरे लिए खुशी की बात होगी। मगर जब तक तेरा पता नहीं लगता, जिंदगी बुरी मालूम होती है। हाय, तेरी क्या दशा होगी, मैं कहाँ ढूंढूं? ये हथकड़ी बेड़ी इस वक्त मेरे साथ कटे पर नमक का काम कर रही है। हाय, क्या अच्छी बात होती अगर इस वक्त कुमारी की खोज में जंगल जंगल मारा फिरता, पैरों में कांटे गड़े होते, खून निकलता होता, भूख प्यास लगने पर भी खाना पीना छोड़कर उसी का पता लगाने की फिक्र होती। हे ईश्वर, तूने कुछ ना किया। भला मेरी हिम्मत को तो देखा होता कि इश्क की राह में मैं कैसा मजबूत हूँ। तूने तो मेरे हाथ पैर ही जकड़ डाले। हाय, जिसको पैदा करके तूने हर तरह का सुख दिया, उसका दिल दुखाने और उसको खराब करने में तुझे क्या मजा मिलता है? ऐसी ऐसी बातें करते हुए कुंवर वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू जारी थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आधी रात के लगभग जा चुकी थी। जिस कोठरी में कुमार कैद थे, उसके सामने सजे हुए दालान में 4-5 शीशे जल रहे थे। कुमार का जी जब बहुत घबराया, सर उठाकर उस तरफ देखने लगे। एक बारगी 5-7 लौंडियां एक तरफ से निकल आईं और हांडी, ढोल, दीवारगीर, झाड़, बैठक, कमल, मृदंगी वगैरह शीशे को जलाया, जिनकी रोशनी से एकदम दिन सा हो गया। बाद इसके दालान के बीचों बीच बेशकीमती गद्दी बिछाई और तब सब लौंडियां खड़ी होकर एक टक दरवाजे की तरफ देखने लगी, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ। कुमार बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि इनको इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि वे महल के अंदर, जहां मर्दों की बू तक नहीं जा सकती, क्यों कैद किए गए हैं, और इसमें महाराज शिवदत्त ने क्या फायदा सोचा। थोड़ी देर बाद महाराज शिवदत्त अजब ठाठ से आते दिखाई पड़े, जिसको देखते ही वीरेंद्र सिंह चौंक पड़े। अजब हालत हो गई। एक टक देखने लगे। देखा कि महाराज शिवदत्त के दाहिनी तरफ चंद्रकांता और बाईं तरफ चपला, दोनों के हाथों में हाथ दिए धीरे धीरे आकर उस गद्दी पर बैठ गए जो बीच में बिछी हुई थी। चंद्रकांता और चपला भी दोनों तरफ सट कर महाराज के पास बैठ गई। चंद्रकांता और कुमार का साथ तो लड़कपन का ही था, मगर आज चंद्रकांता की खूबसूरती और नजाकत जितनी बढ़ी चढ़ी थी, इससे पहले कुमार ने कभी नहीं देखी थी। सामने पानदान, इत्रदान वगैरह सब सामान ऐश का रखा हुआ था। ये देखकर कुमार की आंखों में खून उतर आया। जी में सोचने लगे, ये क्या हो गया? चंद्रकांता इस तरह खुशी खुशी शिवदत्त के बगल में बैठी हुई हाव भाव कर रही है, ये क्या मामला है? क्या मेरी मोहब्बत एकदम उसके दिल से जाती रही? साथ ही माँ बाप की मोहब्बत भी बिल्कुल उड़ गई, जिसमें मेरे सामने उसकी एक कैफियत है। क्या वे नहीं जानती कि उसके सामने ही मैं इस कोठरी में कैदियों की तरह पड़ा हुआ हूँ? जरूर जानती है। वह देखो, मेरी तरफ तिरछी आंखों से देख रही है, मुंह बिचका रही है। साथ ही इसके चपला को क्या हो गया, जो तेज सिंह पर जी दिए बैठी थी और हथेली पर जान रख इसी महाराज शिवदत्त को छकाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई थी। उस वक्त महाराज शिवदत्त की मोहब्बत इसको न हुई, और आज इस तरह अपनी मालकिन चंद्रकांता के साथ बराबरी दर्जे में शिवदत्त की बगल में बैठी है। हाय हाय, स्त्रियों का कुछ ठिकाना नहीं, इन पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है। हाय, क्या मेरी किस्मत में ऐसी ही औरत से मोहब्बत होने लिखी थी? ऐसे ऊंचे कुल की लड़की ऐसा काम करे? हाय हाय, अब मेरा जीना व्यर्थ है, मैं जरूर अपनी जान दे दूंगा। मगर क्या चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के लिए जीता छोड़ दूंगा? कभी नहीं। यह ठीक है कि वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते,
पर मुझको अब अपनी वीरता दिखानी नहीं, दुनिया में किसी के सामने मुंह करना ही नहीं। मुझको ये सब जानने से, सोचने से क्या फायदा। अब यही मुनासिब है कि इन दोनों को मार डालना और पीछे अपनी भी जान दे देना। तेज सिंह भी जरूर मेरा साथ देंगे। चलो अब बखेड़ा ही तय कर डालो। इतने में इठलाकर चंद्रकांता ने महाराज शिवदत्त के गले में हाथ डाल दिया। अब तो वीरेंद्र सिंह सह न सके, जोर से झटका दे हथकड़ी तोड़ डाली। उसी जोश में एक लात सिंगचे वाले किवाड़ पे भी मारी और पल्ला गिरा दिया। शिवदत्त के पास पहुंचे, उनके सामने जो तलवार रखी थी उसे उठा लिया और खींच के एक हाथ चंद्रकांता पर ऐसा चलाया कि खट से सर अलग जा गिरा और धड़ तड़पने लगा। जब तक महाराज शिवदत्त संभले तब तक चपला के भी 2 टुकड़े कर दिए, मगर महाराज शिवदत्त पर वार नहीं किया। महाराज शिवदत्त संभल कर उठ खड़े हुए। यकायकी इस तरह की ताकत और तेजी कुमार की देख सकते में आ गए। मुंह से आवाज तक नहीं निकली, जमा मर्दी हवा खाने चली गई। सामने खड़े होकर कुमार का मुंह देखने लगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह खून भरी नंगी तलवार लिए खड़े थे और तेज सिंह और देवी सिंह धम से सामने आ मौजूद हुए। तेज सिंह ने आवाज दी, वाह शाबाश, खूब दिल को संभाला। ये कह झट से महाराज शिवदत्त के गले में कमंद डाल झटका दिया। शिवदत्त की हालत पहले से ही खराब हो रही थी। कमंद से गला घुटते ही जमीन पर गिर पड़े। देवी सिंह ने झट गट्ठर बांधा, पीठ पर लाद लिया। तेज सिंह ने कुमार की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ साथ चले आइए, अभी कोई दूसरी बात मत कीजिएगा। इस वक्त जो आपकी हालत है मैं खूब जानता हूँ। इस वक्त सिवाय लौंडियों के वहां कोई मर्द नहीं था। इस तरह का खून खराबा देखकर कई तो बदहवाशो हवास हो गईं, बाकी जो थी उन्होंने चूं तक नहीं किया, एक टक देखती ही रह गईं और ये लोग चलते बने। तो दोस्तों, आज की मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपके लिए इस कहानी का अगला भाग लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।